नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। तो आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की, जिसमें हम आपको हर उस खबर से कराते हैं बाखबर जो अखबार में तो छपी है। चाय आपके हाथ में होगी और पेपर भी आपके हाथ में होगा। हेडलाइंस आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन हेडलाइंस के पीछे की क्या है? हेडलाइंस बाल की खाल हम निकालेंगे, बताएंगे आपको कि वो खबर जो आपके जीवन को प्रभावित करती है। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहली खबर के साथ जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। सीआरआर घटने से बैंकों को 1.16 लाख करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख तक का कर्ज मिल सकेगा। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की देखिए मीटिंग थी। गवर्नर ने अपने आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी में किसानों को बड़ी राहत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई से किसानों को राहत देने के मकसद से बिना गारंटी के अब 2 लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी। अभी यह सीमा 1.6 लाख रुपए है। इससे पहले आरबीआई ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला लिया। इसका मतलब यह है कि अब भी रेपो रेट 6.5% पर कायम रहेगा। दूसरी ओर सरकार ने कैश रिजर्व रेशियो में कटौती करते हुए 4% पर कर दिया है, जिससे देश के बैंकों को 1.15 लाख करोड़ का बूस्ट मिलने वाला है। तो फिलहाल मेरे हाथ में अखबार है अमर उजाला, और इसमें फ्रंट पेज पर ही खबर छपी हुई है। सीआरआर घटने से बैंकों को 1.16 लाख करोड़ रुपए और किसानों को बिना गारंटी 2 लाख का कर्ज दिया जाएगा। ये देखिए, ये खबर छपी हुई है अमर उजाला में। तो देखिए, फ्रंट पेज पर ये खबर छपी हुई है, क्योंकि जहां सभी को इंतजार था कि एक बार फिर से आरबीआई गवर्नर की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो हमारे लिए क्या खबर होने वाली है। तमाम जितने भी शेयर मार्केट के जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी आम लोग हैं, वो इंतजार कर रहे थे। अब ये देखिए, ये खबर सामने आई है और इससे न सिर्फ होम लोन लेने वालों के लिए राहत भरी खबर है, बल्कि बैंकों के लिए भी राहत भरी खबर है, क्योंकि सीआरआर घटा है। आधा प्रतिशत सीआरआर घट चुका है, जो कि पहले 4% हुआ करता था, 4.5% हुआ करता था, और अब ये सीआरआर घटाकर 4% कर दिया गया है। तो ये यहां पर बड़ी राहत भरी खबर है बैंकों के लिए भी। इससे बैंक कैश फ्लो भी बढ़ेगा। तो सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में ये देखिए कटौती की गई है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख तक का कर्ज भी मिल सकेगा। रेपो दर में लगातार पूजा 11वीं बार कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका भी लोग इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, लोग इंतजार कर रहे थे और टकटकी लगाए शक्तिकांत दास की तरफ देख रहे थे कि गवर्नर साहब फैसला क्या लेने वाले हैं। क्या उनके फैसले के बाद उनकी अर्थव्यवस्था, उनके घर की अर्थव्यवस्था, यानी कि आपके घर की अर्थव्यवस्था हिल तो नहीं जाएगी? तो ऐसा नहीं हुआ है। बैंकों में नकदी बढ़ने वाली है, शॉर्ट टर्म लोन सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, आपके घर की जो ईएमआई चल रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा नहीं देने होगा। और क्यों नहीं देना होगा? क्योंकि 11वीं बार लगातार रेपो रेट 6.5 है। ये वो तमाम लोग जो इस समय हमें सुन रहे हैं, जिनके घर की ईएमआई चल रही है या वो किसी तरीके की भी ईएमआई पे कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं देंगे। इसके अलावा क्या विषय है जो आपके समझने लायक है? जो किसान हैं उनके लिए अब बिना गारंटी के वो 2 लाख तक का कर्जा ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको पैसों की जरूरत है, शॉर्ट टर्म लोन आपको चाहिए, तो अब कोई गारंटी नहीं रखनी होगी। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि बैंकों के अंदर कैश फ्लो बढ़ाया जा सके। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं अंजलि। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सिंघवी की सीट से 500 के नोटों की गड्डियां मिली हैं, और ये गड्डियां कुल मिलाकर 50,000 थे अगर गिना जाए कैश। तो देखिए, सभापति ने जांच के आदेश भी दिए और सांसद ने हैरानी जताई। सरकार और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं, और इस खबर को फ्रंट पेज पर ही जगह दी गई है, क्योंकि ये खबर कल से लेकर चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि जांच का विषय है।
यहाँ पर जांच का विषय। और ये कहा गया पूजा विपक्ष की ओर से कि नाम क्यों लिया जा रहा है सांसद का, उनकी सीट पर इस तरह के नोट मिले हैं तो नाम क्यों लिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रही हूँ। संसद में सिंघवी की सीट से कैश मिला है। अभिषेक मनु सिंघवी जिनकी सीट का नंबर 222 है, सदन के अंदर उन्होंने कहा भाई जेब में तो 500 रुपए लेकर के गया था, ये नोट की गड्डी कहां से आ गई मुझे नहीं पता। जेपी नड्डा ने ऐतराज जताया कि नाम क्यों ना लिया जाए। अगर आप अडानी का नाम ले रहे हैं, जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं, तो यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी का नाम क्यों ना लिया जाए, यह अडानी की तरफ से कहा गया। और दूसरी तरफ देखिए, समझिए कि ये पूरा मामला अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सदन के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए हो गया है। भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष बाहर हाथ मिलाकर ठाके लगाता नजर आता हो, लेकिन सदन के अंदर पहुंचते ही वो एक दूसरे के धुर विरोधी हो जाते हैं। जांच होगी, कांग्रेस सांसद ने कहा 500 रुपए ही रखता हूं, इससे ज्यादा लेकर नहीं आता। धनखड़ साहब ने कहा कि निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी, वैधानिक जांच होगी और जांच की जो पर्टिकुलर प्रक्रिया है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कोई ऐतराज नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जांच जब तक नहीं हो जाती तब तक भाई सांसद का नाम आप क्यों ले रहे हैं। और दूसरी तरफ नड्डा ने कहा जब सीट का नंबर रिवील हो गया 222 तो सभी को पता है इस पे बैठता कौन है, अभिषेक मनु सिंघवी, और उनकी सीट से अगर कैश मिला है तो नाम तो लिया जाएगा। तो देखिए आगे अभिषेक मनु सिंघवी के भी बयान सुन लीजिए। उन्होंने देखिए दैनिक भास्कर में खबर छपी हुई है और इसमें अभिषेक मनु सिंघवी के बयान को भी दिखाया गया है। तो उन्होंने बताया है कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ये सुरक्षा चूक का मुद्दा है और सांसदों की सीट पर या तो कटीले तार लगाए जाएं या तो ग्लास का इंक्लोजर बनाया जाए। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर में खबर छपी हुई है और यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिखाते चले, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी का वो बयान भी सामने आया है। तो देखिए उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर या तो कटीले तार लगा दिए जाए या तो ग्लास का इंक्लोजर बना दिया जाए, क्योंकि ऐसे तो कोई गांजा रखकर भी चला जाएगा। ये भी उन्होंने आपत्ति जताई है। और ये उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे भी संसद में 500 रुपए का एक ही नोट लाता हूं और गुरुवार दोपहर 12:57 पर राज्यसभा में आया और 3 मिनट रुकने के बाद 1 बजे मैं कैंटीन चला गया और वहां आधे घंटे रुकने के बाद मैं संसद में चला गया। तो सिंघवी ने फिलहाल अपना ये बयान दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि नोटों की गड्डी मिलना हास्यास्पद है, हालांकि मैं जांच के लिए तैयार हूं। हालांकि आपको यह भी बताते चले कि संसद में नोट ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नोटों की गद्दी नहीं ले जाई जा सकती, क्योंकि 2008 में नियम लागू कर दिया गया था जब कैश फॉर नोट का मुद्दा उठा था, संसद में नोट लहराए गए थे, उसके बाद ये नियम लागू कर दिया गया था। तो बहुत ज्यादा गड्डी भी नहीं ले जाई जा सकती है। हालांकि संसद के अंदर वहां एटीएम भी मौजूद होते हैं, जितने भी सांसद होते हैं वो कैश निकालते हैं पूजा। तो ऐसे में ये बड़ा मुद्दा इसे अब बनाया जा रहा है, अब जांच का विषय बन चुका है। बिल्कुल जांच का विषय बन चुका है। और इस दौरान देखिए सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात क्या देखने को मिली, सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात ये थी कि किरण रिजिजू जो मौजूदा सरकार में कानून और न्यायिक प्रक्रिया देख रहे हैं, माफ कीजिएगा विधिक प्रक्रिया देख रहे हैं, जो सदन की कार्रवाई देखता है वो मंत्रालय उनके पास है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि डिजिटल इंडिया का ज़माना है तो नोटों का क्या काम है, यानी कि इस दौरान वो सरकार की एक योजना जो स्कीम चलाई गई है लोगों के लिए, आपके लिए, उसको भी प्रमोट करते नजर आए हैं। हालांकि इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी जो कि बहुत ही सीधे साधे से नजर आते हैं, लेकिन कितने सीधे हैं ये जांच के बाद पता चलेगा, कि उन्होंने कहा कि भाई एक पर्टिकुलर जो सीट है उसमें आप ग्लास का बॉक्स बना दीजिए। जब ग्लास के चैम्बर की बात हो रही है तो वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं वो समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि हर एक सीट में ग्लास बॉक्स होना चाहिए। जैसे आपको याद है कि पहले पीसीओ होता था, पीसीओ में आप अंदर जाते थे, कोई बाहर वाला आदमी अंदर नहीं आ सकता था, ठीक वैसे ही उन्होंने कहा है कि हर एक सीट में ग्लास बॉक्स हो और उसमें चाबी लगी हुई होनी चाहिए। और ये कितना प्रासंगिक है ये आप सोचिए
जब हम देश की सियासत की बात कर रहे हैं, 550 से ज़्यादा सांसद सदन के अंदर मौजूद हैं, जिनमें राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं और कभी कभी कंबाइंड सेशन होता है, तो फिर ये पॉसिबल कैसे है, ये भी एक बार सोचना पड़ेगा। हालांकि जांच का विषय है, जांच होगी। रूटीन चेकिंग के दौरान इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई, उन्होंने कहा है। लेकिन जब ये बात सामने आई तो मैं इसको गंभीर कहूं या हास्यास्पद कहूं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब से मैं सदन के अंदर आता हूं, जेब में सिर्फ 500 रुपए रख करके लाता हूं। भाई ये 500 की गड्डी कहां से आ गई, ये मल्टीप्लाई कैसे हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसद का नाम भाई रिवील नहीं होना चाहिए था, लेकिन जेपी नड्डा कह रहे हैं कि जब सीट का नंबर रिवील हो गया तो फिर उस पर बैठता कौन है, ये सभी को पता है। तो ये तमाम बातें हैं, सांसद के नाम लेने की क्या ज़रूरत, ये खड़गे बार बार पुरजोर तरीके से कहते नजर आए थे। और इसके अलावा किरण रिजिजू ने कहा कि डिजिटल इंडिया के समय में सदन के अंदर नोटों की गड्डी का क्या काम है। और अभिषेक मनु सिंघवी, जैसा कि आपको अंजलि बता रही थी, उन्होंने कहा है कि भाई ग्लास बॉक्स तो होना ही चाहिए, वरना कल को कोई चरस गांजा रख करके चला जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा नाम खराब हो जाएगा। ये कितना प्रासंगिक है, खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा विषय इस बात को लेकर कि जांच होगी और जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। अडानी मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। अडानी मुद्दे को लेकर विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने संसद परिसर में काले रंग का मास्क पहना, हाथों में संविधान की प्रति ली और मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस, RJD, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय किए जाने की मांग भी की है। तो इस बीच देखिए, जवाबदेही तय किए जाने की मांग की गई है। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। तो देखिए, अडानी मुद्दे पर विपक्ष ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अमर उजाला के पेज नंबर 5 पर फ्रंट कॉर्नर पर देखिए ये खबर छपी हुई है। तो देखिए, अडानी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। संविधान की प्रति लेकर के पहले भी हो हल्ला हुआ है, कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित तक करने की नौबत आ गई। आपको याद होगा कि जिस दिन पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, उसी दिन सदन की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार इस तरीके की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो देखने को मिली थी। आपको बता दें कि सदन में लगातार सरकार को घेरने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सदन में आपको याद होगा कि पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा भी काली जैकेट पहन करके विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी और उनके साथ में और भी सांसद थे। उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर जिक्र इसी बात का किया। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि सदन में बार बार जब हम जिक्र कर रहे हैं अडानी के मामले पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्यों बार बार अडानी के नाम लेने पर इतनी इनको मिर्ची लग जाती है, क्यों अडानी के नाम पर जांच नहीं हो रही है और क्यों जांच की बात होते ही सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। तो भाई देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पूजा, और ये भी बता देते हैं दर्शकों को कि अमर उजाला के पेज नंबर 8 पर देखिए ये खबर छपी हुई है। जरा कैमरा यहां पर फोकस करिएगा और ये देखिए, अडानी मुद्दे पर विपक्ष ने संविधान के प्रति हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। पूरी खबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं जरा। तो देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को अडानी मुद्दे पर संसद परिसर के अंदर विरोध मार्च निकाला और सांसदों ने काले मास्क लगाकर, जिन पर मोदी अडानी भाई भाई लिखा हुआ था, विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन में तमाम जितने भी नेता हैं शामिल हुए और संविधान की प्रति लेकर विरोध जताया है। उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान इस प्रदर्शन में RJD, JMM और वामपंथी दलों के सांसद भी शामिल थे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी इस विरोध मार्च में शामिल रहीं।
तो प्रियंका ने बाद में आरोप लगाया कि सरकार अडानी मुद्दे पर चर्चा करने से डर रही है। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल अडानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अदालत में अभियोग चलाए जाने के बाद अडानी समूह की संयुक्त संसदीय समिति की ओर से जांच की मांग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये विरोध देखा जा रहा है। और इससे पहले भी आपने देखा कि जब अमेरिका की ओर से ये गंभीर आरोप लगाए गए थे अडानी पर, उसके बाद राहुल गांधी आते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संसद में उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने कहा कि मोदी अगर जांच कराएंगे अडानी की तो वो खुद की जांच करा लेंगे। दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। सोरोस मुद्दे पर हंगामा हुआ है, नहीं चल सकी लोकसभा। जी हां, अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। जागरण में भी इस खबर को छापा गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही सुचारू तौर पर शुरू हुई है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस को लेकर के टिप्पणी पर विशेषाधिकार हनन नोटिस के बावजूद दुबे को बोलने के विरोध में कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि लगातार सोरोस के पूरे मामले को लेकर के लगातार इसी तरीके का विषय देखने को मिल रहा है। जब जब सोरोस का मुद्दा उठता है तब तब राहुल गांधी गिर जाते हैं। हालांकि निशिकांत दुबे को कई बार समझाया गया, कई बार बोला गया, उनको कह दिया गया कि भाई जब दुखती रस है तो बार बार हाथ क्यों रख देते हो, लेकिन उसके बावजूद निशिकांत दुबे माने नहीं है। राहुल सोरोस रिश्ते के आरोप पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है। यहाँ पर तस्वीर देखिए, ये यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सदन की तस्वीर है। नहीं चली लोकसभा, सोरोस के मुद्दे पर हंगामा हुआ है, जमकर हंगामा कटा है। हंगामा कटने के बाद क्या हुआ, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। एक बार मैं बहुत ही तेजी से आपको बता देती हूं कि क्या कुछ किस लहजे में इस खबर को छापा गया है, वो समझ लीजिए। शून्यकाल में निशिकांत दुबे ने फिर से उठाया सोरोस और कांग्रेस के बीच संबंधों का मुद्दा, लेकिन यह मुद्दा काम नहीं किया और सदन स्थगित हो गई। समझ लीजिए, अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर लोकसभा में दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले 1 घंटे के लिए फिर दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा ने जहां जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के संबंधों को लेकर हमला जारी रखा, तो वहीं कांग्रेस ने संबित पात्रा और निशिकांत दुबे के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। देखिए, नड्डा ने खड़गे की टिप्पणी की आलोचना की है। यहीं पर जहां पर मैं आपको दिखा रही थी, इसी जगह पर जस्ट बॉक्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से नड्डा और खड़गे के बीच में एक तरीके का नोकझोंक देखने को मिली है। जस्ट यहीं पे बॉक्स में आप देख पाएंगे, क्योंकि दोनों ही दलों के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो दोनों के बीच में जुबानी जंग सभा के अंदर देखने को मिली है। और ये सब कुछ हो रहा था लोकसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष भिड़े और इधर लोकसभा के अंदर शून्यकाल के दौरान, जो कि प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के दौरान विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा कर दिया गया। निशिकांत दुबे और संबित पात्रा लगातार जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा देते हैं, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंध का जिक्र कर देते हैं, जिसके बाद लगातार हंगामा कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलता है। अब आप समझिए कि मुद्दा एग्जैक्टली है क्या। मुद्दा है, जब भी बीजेपी सोरोस का मुद्दा उठाती है, कांग्रेस के पास उसकी काट होती है अडानी, और जब भी कांग्रेस अडानी का मुद्दा उठाती है तो बीजेपी के पास उसकी काट होती है सोरोस। व्यवसायी सोरोस, जो कि अमेरिका के व्यवसायी हैं, उनके साथ में संबंध की चर्चा लगातार, राहुल गांधी के संबंध की चर्चा लगातार होती रही है। उनका कहना यह है, बीजेपी का कहना, यानी कि बीजेपी और तमाम एनडीए के जो संगठक दल हैं, वो बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जॉर्ज सोरोस के साथ में मिल करके इंडिया की पॉलिटिक्स प्लस इंडिया की इकोनॉमी दोनों को हार्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर आपको अंजलि बताएंगे। बिल्कुल, और अगली खबर है, ये संसद की खास तस्वीर है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि तल्खी पीछे छोड़कर गर्मजोशी से पीएम और खड़गे मिले और ठहाके भी लगाए। तो तमाम अखबारों में खबर छपी हुई है। मेरे हाथ में फिलहाल अमर उजाला है इस समय, अमर उजाला के पेज नंबर 8 में, जहां अभी मेरे सहयोगी पूजा आपको सोरोस के बारे में बता रही थी कि सोरोस को लेकर के किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया। ठीक इसी के बगल में ये खबर अमर उजाला में दिखे,
यहाँ पर ये छपी हुई है। देखिए गर्मजोशी से दोनों, देखिए एक तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी, दोनों हाथ में हाथ डाले गलबैया करते हुए नजर आ रहे हैं और ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप इन दोनों को अक्सर तीखी नोकझोंक करते हुए देखते हैं, लेकिन अब आपको ये खबर हम जरा प्रमुखता से बता देते हैं कि ये तस्वीर भी देखिए जरा किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और क्या भाई बातचीत हो रही है ये तो फिलहाल जानने का हर कोई इच्छुक है, लेकिन संसद में एक तरफ जहां वही दिन था जब सिंघवी के सीट से कैश मिलने का मामला सामने आया, उसी दिन की ये तस्वीर है जब मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे हेडलाइन देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। सदन में सिंघवी की सीट से कैश मिला है, ये खबर हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन ये तस्वीर बेहद दिलचस्प है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ मौजूदा सरकार के सर्वे सर्वा यानी कि प्रतिनिधि चेहरा, और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अमूमन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते नजर आते होंगे, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते नजर आते होंगे। लेकिन यहाँ पर इस तस्वीर को देख करके साफ तौर पर लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई तो ऐसा जोक सुनाया है जिसके बाद प्रधानमंत्री अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाए, और जब प्रधानमंत्री अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसी समय कैमरे ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और ये तस्वीर खींचकर सामने आई। जी हाँ, हालांकि देखिए अभी तक के अगर राजनीतिक सफर की बात की जाए और कार्यकाल की बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो अभी तक के कार्यकाल में ये पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा समय में कट्टर विरोधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हाथ मिलाते और इतनी मुखरता से हंसते हुए नजर आए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, और बने रहिए हमारे साथ। चाय ठंडी ना हो जाए इसका भी ध्यान रखिए और अखबार पर नजर रखिए। हम तो हैं ही आपको बताने के लिए कि हेडलाइन के पीछे की हेडलाइन क्या है। चलिए स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम आपको बता रहे थे कि आज कौन कौन से अखबार में सुर्खियों को किस तरह से जगह दी गई है, कौन से पेज नंबर पर किस तरह की हेडलाइन में खबरों को छापा गया है। अगली खबर है किसानों से संबंधित। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और कूच टल गया, क्योंकि किसानों ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को दिल्ली का कूच करेंगे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड से लेकर तमाम जो सुरक्षा लगाई गई थी उसके बाद आंसू गैस के गोले भी दागे गए और उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन केंद्र को अल्टीमेटम भी दे दिया है किसानों ने कि बातचीत करने के लिए वो आमंत्रित करें और तभी कूच टलेगा। तो शंभू बॉर्डर से लेकर तमाम बॉर्डर्स पर अभी तक किसान डटे हुए थे। 9 महीने से किसान डटे हुए थे, लेकिन 6 दिसंबर को आगे बढ़ने का ऐलान किया गया था इन किसानों की ओर से, और दिल्ली कूच से इन किसानों को रोकने का भी प्रयास किया गया। और तब इन किसानों ने, जब इनमें से कई किसान घायल हुए, कईयों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि 101 किसानों का पहला जत्था शंभू बॉर्डर से रवाना हुआ था, और ऐसे में किसानों ने अपनी इस कूच को फिलहाल के लिए टाला है और ये कहा है कि केंद्र को अल्टीमेटम देते हुए कि आमंत्रित किया जाए केंद्र की ओर से, और आज दोपहर 12 बजे तक, यानी कि आज 7 दिसंबर है और आज दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि केंद्र आगे आए बातचीत करने के लिए। तो कौन किस अखबार में ये खबर कहां छपी हुई है, ये हमारी सहयोगी आपको बता रही है। तो देखिए किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, इसके बाद कूच टल गया है। बहुत ही फौरी नजर के साथ एक बार बता देती हूँ आपको कि क्या कुछ अखबार ने छापा है। हेडलाइन के बाद जो सब हेडलाइन है वो समझ लीजिए। शंभू सीमा पर पुलिस से संघर्ष में 15 किसान घायल हो गए हैं। पंधेर बोले हैं कि केंद्र ने वार्ता शुरू नहीं की तो कल मार्च करेंगे, दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, ये वो कहते नजर आए हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अलग अलग उनकी मांगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एमएसपी की मांग तो पिछली बार भी कर रहे थे, इस बार खास क्या हो गया है। एमएसपी की मांग के साथ इस बार मांगों को इंक्लूड किया गया है
जिसमें लखीमपुर खीरी को ऐड ऑन किया गया है। उसके अलावा विद्युत संशोधित अधिनियम जो है उसको वापस से रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, और इसके अलावा किसानों के कर्जे को माफ करने की बात की जा रही है, और साथ में किसान आंदोलन के दौरान जो किसान अपनी जान गंवा बैठे थे उनके परिवारों को नौकरी और उनके परिवारों को मुआवजा देने की बात भी लगातार की जा रही है। इससे पहले 101 किसानों का मरजीवड़ा जत्था, मरजीवड़ा मतलब आप समझ लीजिए, मरजीवड़े का मतलब होता है शहीदी जत्था, दिल्ली का रुख कर चुका था, लेकिन इस दौरान आंसू गैस के गोले, और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से फेंसिंग की जो लाइन थी उस फेंसिंग की लाइन को किसानों ने शिफ्ट कर दिया, बैरिगेटिंग को शिफ्ट कर दिया, और उस शिफ्टिंग के बाद यहाँ पर एक तस्वीर भी है जिसमें आपको नजर आएगा साफ तौर पर कि किसानों को टियर गैस की शेलिंग के बाद किस तरीके से वहां पर ब्रेकडाउन किया गया है और उनको बैक टू पेमेलियन होना पड़ा। हालांकि उन्होंने वार्ता के लिए अपने कदम पीछे हटाए हैं। उनका कहना है वार्ता नहीं हुई तो आगे संघर्ष जारी रहेगा। तो किसानों ने फिलहाल अपना विरोध जताया है, और ये देखा गया कि इससे पहले भी कई दफा किसान अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन इस बार अब किसान अड़ चुके हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो देखिए, किसानों को रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों की 29 जो टीमें हैं वो तैनात की गई थी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसके अलावा अगली खबर से आपको रूबरू करा देती हूँ। एमएसपी की कानूनी गारंटी दे सरकार, कांग्रेस को न्याय के लिए दिल्ली आने से रोकना अलोकतांत्रिक है, ये कहा गया है। इसके अलावा अमर उजाला समेत दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन को दमनकारी तरीके से दबाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि वो अपनी हठी रवैया छोड़कर किसानों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत करके वादे के मुताबिक फसलों की एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत सभी मांगों को स्वीकार करने का संसद में ऐलान करें। पार्टी ने कहा कि कीले नश्तर लगा और दीवारें खड़ी करके किसानों को न्याय की गुहार लगाने के लिए दिल्ली आने से रोकना अलोकतांत्रिक है और दमनकारी है। साथ ही किसानों के हित में कदम उठाए जाने संबंधी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्यसभा में दिए बयान को झूठ का पुलिंदा बताते हुए आरोप लगाया है कि किसानों को फसलों में ना तो खरीदारी का फायदा हो रहा है, ना ही उनकी खरीदारी के पर्याप्त इंतजामात हैं, ना एमएसपी पे खरीद हो रही है। अभी मौजूदा समय में समझिए कि बीजेपी शासित कुछ ऐसे पर्टिकुलर राज्य हैं जहां पर एमएसपी पर खरीद हो रही है, लेकिन किसानों का आरोप है कि हरियाणा जैसे राज्य में अगर आप तिल्ली की खरीद पर एमएसपी की गारंटी दे देंगे या फिर स्ट्रॉबेरी की खरीद पर एमएसपी की गारंटी दे देंगे तो हम क्या करेंगे। उनका कहना है कि जो फसलें हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा हैं, जो हम उगाते हैं, जो हम बेचते हैं, उसमें एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। आप 24 फसल में देश भर से कुछ भी उठा करके कहीं अगर झिंगोरा नहीं होता, झिंगोरा उत्तराखंड में होता है और उसका लाभ, उसकी एमएसपी अगर आप हरियाणा के अंदर दे रहे हैं तो उसका किसानों को क्या लाभ होगा। अंजलि। बिल्कुल, और देखिए ये खबर जहां अमर उजाला के पेज नंबर 8 पर छपी हुई है, ये दिखाएंगे आपको। अमर उजाला का पेज नंबर 8, यहाँ पर फोकस करिएगा और दिखाइएगा दर्शकों को कि यहाँ पर क्या हेडलाइन दी गई है। देखिए, सरकार सभी कृषि उपज एमएसपी पर खरीदेगी, ये कहना है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। खबर को बारीकी से आपको बता देते हैं कि अंदर फिलहाल खबर में क्या यहां पर लिखा गया है अमर उजाला में। तो देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदेगी। उन्होंने किसानों का एमएसपी के मुद्दे पर प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये आश्वासन दिए, और ये बयान ऐसे दिन आया जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की योजना बना रहे थे।
शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी और ये मोदी सरकार की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब दूसरे पक्ष के हमारे मित्र सत्ता में थे तो उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा था कि वो MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें खासकर उपज की लागत से 50% अधिक देने को मंजूर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, अगली खबर आपको अंजलि बताएंगे कि किस तरीके से BPS परीक्षा में बदलाव का विरोध छात्रों ने किया। बिल्कुल, और इस दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी, छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है और इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में भी देखने को मिला था कुछ इसी तरह से छात्रों का विरोध प्रदर्शन। हालांकि शांति से बैठकर तमाम छात्रों ने तब विरोध प्रदर्शन किया था और आयोग को आखिरकार अपना फैसला बदलना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर से जब BPSC की बात आ रही है तो यहां छात्रों का विरोध प्रदर्शन पटना में देखने को मिला। हालांकि इन छात्रों को रोकने के लिए लाठियां भी बांधी गई और तमाम खबरों में तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। तो जिस तरीके से छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं उसको हम आपको बता देते हैं कि किस अखबार में इस खबर को सुर्खी में जगह दी गई है। तो देखिए, जब तक आपको अंजलि अखबार दिखा रही हैं तब तक मैं आपको खबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ब्रीफ में दे देती हूँ कि किस तरीके से देखिए कल बिहार की सड़कें, बिहार की खासकर राजधानी पटना, सोचिए बिहार वो राज्य जो सबसे ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी प्रोड्यूस करता है जो देश की सियासत से लेकर देश के प्रशासन को चलाने में अपना सहयोग करते हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक अमलों में, विभागों में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। उस बिहार की राजधानी पटना की सड़कों में कल निहत्थे पत्रकारों की पीठ पर लाठियां तोड़ी गई हैं। ये खबर आपको अंजलि दिखा रही। तो देखिए, अमर उजाला का ये पेज नंबर 9 है जहां पर इस खबर को तरजीह दी गई है। देखिए, कैमरे को फोकस करिए। तो फिलहाल इस खबर को मैं आपको इनसाइड स्टोरी क्या है वो बता देती हूं, क्योंकि जो हेडलाइन दी गई है BPSC परीक्षा में बदलाव का विरोध और पुलिस ने लाठियां बांधी। जो खबर हम ये आपको बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने इन छात्रों को दौड़ा कर पीटा और तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन अमर उजाला में इस खबर को छापा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर शुक्रवार को राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों सिविल सेवा अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा है। एक बार फिर से दिखाते हैं इस खबर को। अमर उजाला में पेज नंबर 9 में जगह दी गई है, दिखाइएगा। तो देखिए, ये तस्वीर भी छापी गई है जहां ये पुलिसकर्मी किस तरह से छात्रों पर लाठियां भांजते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध कर रहे थे छात्रों की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो 2024 में लागू की गई उसे खत्म किया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर अलग अलग दिन, अलग अलग पाली में परीक्षा होती है तो इससे प्रश्न पत्र भी अलग अलग होते हैं और ऐसे में ये प्रश्न पत्र कठिन भी हो सकते हैं। जो छात्र सालों साल पढ़ाई करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए यहाँ पर कठिनाइयां होती हैं कि एक प्रश्न पत्र मानिएगा सरल आ गया तो दूसरा प्रश्न पत्र कहीं कठिन ना आ जाए, और यही छात्रों के मन में भय बना हुआ था और इसी को लेकर तमाम ये जो छात्र हैं ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ये छात्र सड़कों पर उतरे, BPSC दफ्तर के बाहर पहुंचे तो वहां पर पुलिस पहले से ही तैयार थी लाठी लेकर और इन छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया। जहां ये छात्र अपनी मांग रख रहे थे, सिर्फ मांग रखने के लिए पहुंचे हुए थे, इनके हाथ में कोई भी हथियार नहीं था, लेकिन इन्हें वहां से खदेड़ने के लिए लाठी का उपयोग किया गया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। हालांकि अब ये छात्र मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का हम विरोध कर रहे हैं। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पिछली सरकारों ने पूर्वोत्तर में विकास से ज्यादा वोटों को तवज्जो दी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अष्टलक्ष्मी महोत्सव के दौरान कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पिछली सरकारों ने विकास को वोटों से ज्यादा तवज्जो दी, लेकिन पूर्वोत्तर की प्रगति पर पहले ज्यादा जोर नहीं दिया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में आबादी और वोट दोनों ही कम है। पूर्वोत्तर की जीवंतता का जश्न मनाने के लिए यहां अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस क्षेत्र के लिए समर्पित मंत्रालय के
बनाने वाली पहली सरकार थी और इसके विकास के लिए हर मंत्रालय का 20% बजट भी निर्धारित था। पिछले दशक में हमने पूर्वोत्तर के विकास की एक शानदार यात्रा देखी है, लेकिन ये आसान नहीं था। हमने पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के विकास की कहानी से जोड़ने के लिए हर संभव कदम उठाया। लंबे समय से हमने देखा कि कैसे विकास को वोटों से तोला गया। उन्होंने कहा पूर्वोत्तर राज्यों में वोट और सीटें कम थीं, इसीलिए पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र के विकास पर फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। मोदी ने कहा उनका दृढ़ विश्वास है कि आने वाले दिन पूर्वी राज्य, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्य, प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु की तरह गुवाहाटी, शिलोंग, इम्फाल, ईटानगर और आइजोल जैसे क्षेत्र के शहर विकास के नए आयाम और प्रकाश स्तंभ स्थापित करेंगे। और देखिए इस खबर को एनबीटी के पेज नंबर 3 में जगह दी गई है। फ्रंट कॉर्नर पर आप देखिए लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट को वोटों से तौला गया है, ये कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने। जो इस खबर को अभी हमारी सहयोगी पूजा बता रही थी, और इस खबर में इनसाइड स्टोरी क्या है वो हम आपको जरा बता देते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि लंबे समय तक पूर्वोत्तर क्षेत्र को वोटों की संख्या से तौला गया है। जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है तब से उन्होंने दिल्ली और दिल से दूरी के भाव को कम करने का भरसक प्रयास किया है। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में नॉर्थ ईस्ट राज्यों की कला और संस्कृति पर आधारित अष्टलक्ष्मी महोत्सव का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि एक दशक में दिल्ली की तमाम कोशिशों से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दूरी घटी है कि जो पहले की सरकार थी वो नॉर्थ ईस्ट को वोटों से तौलती थी, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है तब से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दूरी घट गई है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय तक ये देखा गया कि विकास को वोटों की संख्या के आधार पर आंका गया है। नॉर्थ ईस्ट के पास वोट और सीटें कम थी, इसलिए पहले की सरकारों ने वहां के विकास पर ध्यान नहीं दिया। ये बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के दौरान कही जब वो भारत मंडपम में इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया है। तो देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव एग्जैक्टली है क्या, समझ लीजिए। नॉर्थ ईस्ट के वो 8 ऐसे स्पेशल राज्य जिन पर अभी तक फोकस किसी भी सरकार का नहीं रहा है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव के जरिए उन राज्यों पर फोकस करने की कोशिश की गई है। वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के परिधान, वहाँ का कल्चर किस तरीके से उत्तर के राज्यों के साथ में कोलैब किया जा सके, इस पर मौजूदा सरकार का फोकस है। आपको याद होगा काशी तमिल समागमम, किस तरीके से काशी की संस्कृति को सीधे तमिल यानी कि साउथ की संस्कृति से मैच कराने के लिए एक प्रयास किया गया था, जिसको कहा जा रहा था कि अयोध्या और साथ में तिरुपति बालाजी का कॉम्बिनेशन है, जिसको सेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ठीक वही जो है टारगेट जो है यहाँ पर पूर्वोत्तर के राज्य प्लस उत्तरी राज्य जिनका मिलन नहीं होता है, या यूं समझिए कि जिनका सांस्कृतिक समागम नहीं हो पाता है, उनको एक मंच पर ला करके कंफर्टेबल जोन देने की कोशिश है कि वो भी अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को प्लस अपने परिधान को एक्सचेंज कर सके। अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रिठाला कुंडली मेट्रो के चौथे चरण को मंजूरी मिल गई है। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है। 2 महीने पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना के तहत 26.463 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी। इस क्षेत्र में मतदाताओं के लिहाज से एक बड़ी सौगात है। मोदी कैबिनेट के इस फैसले से राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी राज्य हरियाणा के बीच संपर्क और बेहतर हो सकेगा। दिल्ली मेट्रो के रिठाला कुंडली कॉरिडोर के इस पूरे खंड पर 21 स्टेशन होंगे और सभी एलिवेटेड होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय यानी कि डिसीजन लिया गया कि दिल्ली मेट्रो के इस परियोजना पर कुल लागत 6,230 करोड़ रुपए आएगी। देखिए मेट्रो दिल्ली की जान है, दिल्ली एनसीआर की जान है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेट्रो का एक और फेज यानी कि चौथा चरण का आगाज हो गया है, जो कि रिठाला से कुंडली तक होगा। तो देखिए इस खबर को यहाँ पर अमर उजाला में जगह दी गई है। रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर भरेगा रफ्तार, नरेला का और होगा विकास। पेज नंबर 2 पर ये इस खबर को आपको जगह मिलेगी।
तो इस खबर को विस्तार से बता देते हैं। दिल्ली मेट्रो की सबसे पुरानी रेड लाइन के विस्तार का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। मेट्रो फेज 4 के छठे और आखिरी रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है। टेंडर आवंटित होने के बाद 4 साल में निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। तो परियोजना पर 6,231 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों को इससे फायदा मिलेगा। वहीं नरेला सब सिटी में आवाजाही भी आसान होगी और इससे इस इलाके के विकास को पंख भी मिलेंगे। नरेला सब सिटी एजुकेशन हब के तौर पर विकसित हो पाएगा और इस रूट पर मेट्रो दौड़ने का प्रोजेक्ट करीब 20 साल से लंबित था, लेकिन अब इसे हरी झंडी दिखा दी गई है और इससे आने जाने में भी सुविधा होगी। इसे बनाने की योजना सबसे पहले फेज 1 में ही थी, लेकिन प्राथमिकता बदलने से इस दिशा में काम नहीं हो सका था। बाद में फेज 4 पे योजना तैयार की गई थी। तो देखिए कॉरिडोर ये है गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा के कुंडली के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। तो ये जो कनेक्टिविटी है वो गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा के बीच की होगी। इससे देखिए अब कहां से, यहाँ इससे आगे रोहिणी सेक्टर 25, 26, 31, 32, 36, बरवाला, रोहिणी सेक्टर 35, रोहिणी सेक्टर 34, बवाना औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 1 और 2, बवाना औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 3, 4, बवाना जेजे कॉलोनी, न्यू सनोट, डिपो स्टेशन, भोरगढ़ गांव, अनाज मंडी नरेला। तो ये तमाम जो जगह हैं वो हमने आपको बताई, चिन्हित की गई हैं, यहाँ से मेट्रो होकर गुजरेगी। तो बिल्कुल देखिए, अभी अंजलि ने आपको खबर ब्रीफ में बताई है, उसके अलावा मैंने आपको खबर एक और न्यूज़पेपर में दिखाई है, क्योंकि देखिए 6,230 करोड़ की लागत के साथ में मेट्रो के चौथे चरण का कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। आगाज है ये दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। सौगात इस लिहाज से बेहद खास हो जाती है क्योंकि देखिए हरियाणा की और दिल्ली की कनेक्टिविटी अभी तक थोड़ी सी लो थी कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स और दिल्ली के बीच की कनेक्टिविटी। हरियाणा की कनेक्टिविटी बढ़ रही है क्योंकि हरियाणा में रिठाला वाला क्षेत्र अगर आप देख लीजिए और कुंडली, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये फेज करने वाला है। 4 साल में ये कॉरिडोर बन करके तैयार हो जाएगा, जिसके बाद वहां पर रहने वाले लोगों को सीधे फायदा होने वाला है। गाजियाबाद न्यू बस अड्डे से लेकर हरियाणा के कुंडली तक, यानी कि यूपी से लेकर के हरियाणा तक ये मेट्रो लाइन सीधे तौर पर कनेक्ट करने वाली है। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से आने पहले राष्ट्रीय राजधानी में वोटों पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी समर्थकों के वोट कटवाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पलटवार किया और कहा कि हार के डर से अभी से बहाने बनाने लगे हैं केजरीवाल। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पीसी करके भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली में बीजेपी गुपचुप तरीके से वोट कटवा रही है और उनके पास इस संबंध में दस्तावेज भी मौजूद है। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के चुनाव में बीजेपी बड़े स्तर पर वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दे रही है और कमीशन में चोरी छुपे इस पर काम भी किया जा रहा है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि शादरा विधानसभा में 11,000 वोट कटवाने के एप्लीकेशन दिए गए। उन्होंने इस संबंध में डॉक्यूमेंटेशन होने की बात भी कही है, जिन पर बीजेपी के पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए अमर उजाला में इस खबर को प्रमुखता दी गई, हालांकि बेहद कॉर्नर में ये खबर छपी हुई है और क्या हेडलाइन दी गई है इस खबर में हम आपको बता देते हैं। इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी जान लीजिए। केजरीवाल ने कहा है कि आप समर्थकों के वोट कटवा रही है बीजेपी। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को बीजेपी पर दिल्ली में बड़ी संख्या में वोट कटवाने का आरोप लगाया है और केजरीवाल ने इसमें चुनाव आयोग की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है। शादरा विधानसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए केजरीवाल ने यह कहा है कि यहां बीजेपी ने करीब 11,018 वोट काटने के लिए चुनाव आयोग को आवेदन दिया है और आपने जब 500 लोगों की जांच करवाई तो इनमें से 372 यानी कि 75% लोग जीवित हैं। यही नहीं, ये पुराने पते पर ही रहते हैं। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि 18 अक्टूबर के बाद से दिल्ली चुनाव तक एक भी वोट काटने की अनुमति न दी जाए और आयोग से वोट काटने से जुड़े घोटाले की जांच की मांग भी की है।
तो दावा किया है केजरीवाल ने कि वोट कटवाने की एप्लीकेशन बीते 1 से 1.5 महीने में पहले से ही दे चुके हैं। तो फिलहाल बीजेपी पर केजरीवाल का ये गंभीर आरोप कि 11,018 वोट काटे गए हैं और जिन लोगों के वोट काटे गए हैं वो पहले से ही दिल्ली में रह रहे हैं और अपने पुराने पते पर ही रह रहे हैं। तो इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने ये भी कहा है कि 18 अक्टूबर तक का समय है और ऐसे में चुनाव आयोग में उन्होंने शिकायत की और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए इस पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर कालिदास कोलंबकर को नियुक्ति मिल गई है। वो प्रोटेम स्पीकर होंगे। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होने वाला है। नई सरकार के गठन के बाद बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर को महाराष्ट्र विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। 9 बार विधायक रह चुके हैं कोलंबकर। इनको राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में शपथ दिलाई है। प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद कोलंबकर विधानसभा सत्र के पहले दिन 288 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। साथ ही 9 दिसंबर को 15वीं विधानसभा के लिए अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। इसके बाद सीएम फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। तो दैनिक जागरण के पेज नंबर 11 में इस खबर को जगह दी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं कालिदास कोलंबकर। तो देश के इस खबर की इनसाइड स्टोरी क्या है वो हम आपको बता देते हैं प्रमुखता से। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को राजभवन में बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर को महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई और लगातार वो 9वीं बार चुनकर विधानसभा में पहुंचे और 15वीं विधानसभा में सबसे अनुभवी विधायक भी हैं कोलंबकर। और इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति नीलम गोरे और राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सोनिक भी उपस्थित रही थी और प्रोटेम स्पीकर के रूप में कालिदास कोलंबकर 7 से 9 दिसंबर तक विशेष सत्र की कार्यवाही की अध्यक्षता भी करने वाले हैं। आपको बताते चले कि विशेष सत्र के लिए 288 विधायक निर्वाचित हुए हैं और सत्र की अध्यक्षता कोलंबकर करने वाले हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी हैं। तो ऐसे में उनको ये जगह दी गई है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर के लिए शर्त क्या होती है? प्रोटेम स्पीकर के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि जो व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर पद पर पदासीन होगा, किसी भी दल का वो हो, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर बीजेपी ये पद लेना चाहती है, ऑक्यूपाई करना चाहती है, तो उसके पास जो विधायक हो वो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा बार वो चुन करके आया होना चाहिए। तो कालिदास कोलंबकर के पास वो वरीयता है, इसलिए वो प्रोटेम स्पीकर के पद पर मौजूद हैं। आज 288 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रति दिखाकर ढोंग करने वाले बांग्लादेश पर मौन क्यों है? ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ से उन्होंने ललकारा विपक्ष को और अंबेडकर महासभा परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्रद्धांजलि अर्पित करी और कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्ध और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कट्टरपंथियों की ओर से मारा जा रहा है, संपत्तियों को लूटा जा रहा है, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चुनाव में संविधान की प्रति लेकर ढोंग करने वाले बांग्लादेश के मामले पर चुप क्यों हैं? अत्याचार पर मौन क्यों हैं? उन्होंने कहा, जब तक वहां जिन्ना का जिन्न रहेगा तब तक ऐसी अराजकता होती रहेगी। ये पाप देश के विभाजन के रूप में सामने आया था, उसका बदस्तूर स्वरूप बांग्लादेश के रूप में फिर हमारे सामने है। बाबा साहेब ने आगाह किया था कि देश का बंटवारा होने से आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो आज हमारे सामने है। तो देखिए, ये खबर अमर उजाला के पेज नंबर 5 में प्रमुखता से दिखाई गई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान, संविधान की प्रति दिखाकर ढोंग करने वाले बांग्लादेश पर मौन क्यों हैं, उन्होंने ये सवाल किया है। क्योंकि इससे पहले विपक्ष की ओर से प्रति दिखाई गई थी और कभी काला मास्क पहनकर तो कभी काली जैकेट पहनकर विरोध किया गया था। अभी देखिए आखिर इनसाइड स्टोरी क्या है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्ध और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कट्टरपंथियों द्वारा मारा जा रहा है और संपत्तियों को लूटा जा रहा है और माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है।
और चुनाव में संविधान की प्रति लेकर ढोंग करने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन है। उन्होंने सवाल उठाया है। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ ने सवाल इसलिए भी उठाया है क्योंकि संभल वाले मामले को लेकर के विपक्ष की तरफ से बार बार संभल जाने पर जोर दिया जा रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश पर मौन क्यों है। अगर संभल पर इतनी मिर्ची लग रही है तो बांग्लादेश पर भी बोलना चाहिए। फिलहाल सुर्खियां अखबार की में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, क्योंकि कल इसी समय ठीक आपके सामने हम हाजिर होंगे जब आपके हाथ में चाय होगी और एक हाथ में अखबार होगा, ताकि आप समझ सकें कि जिस खबर को आपसे छिपाया जा रहा है वो खबर असल में भले ही 1 कॉलम में हो लेकिन आपके जीवन पर असर डाल रही है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।